Students, very good morning to all of you. Myself, Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 8th chapter of class 4th Environmental Science and the name of the chapter is Rocks and Minerals. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स को। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि हमारा ये जो अर्थ है ये एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों है ये यूनिक प्लैनेट? क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। और ये लाइफ पॉसिबल इसलिए हो पाती है क्योंकि इसके ऊपर 3 तरह के स्फीयर, जिसको हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये तीनों तरह के स्फीयर इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जिसकी वजह से इस अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं। बात करें लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर है क्या? ज़मीन का वो सॉलिड पार्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, चलते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिसके ऊपर नदियाँ नाले टिके हुए हैं, उस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये ज़मीन का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। दूसरा वाला हिस्सा जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं वो है क्या? ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाला जितना भी पानी है उस सभी को इकट्ठा करें तो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। अब आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बगैर तो रह नहीं सकता, तो दूसरी ज़रूरत लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो होती है वो पानी ही होता है, और उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोस्फीयर हमारी अर्थ के ऊपर है। मतलब दूसरी कंडीशन भी अर्थ के ऊपर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। तीसरी कंडीशन जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती है दैट इज़ एटमॉस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन या फिर हवा आप कह लो। आपको पता है हमारी अर्थ के चारों तरफ अलग अलग तरह की गैसेस का मिक्सचर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर के बीच में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और अन्य कई गैसें इसके बीच में पाई जाती हैं जो कि हमारी अलग अलग ज़रूरत को पूरा करती है, जिसमें सबसे ख़ास ऑक्सीजन होती है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ऐसे प्लेनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे अर्थ के ऊपर हैं, इसलिए हमारा अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। क्योंकि आज का जो चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स है, और रॉक्स एंड मिनरल्स इस ज़मीन के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। और ज़मीन है क्या? लिथोस्फीयर। मतलब रॉक्स एंड मिनरल्स के बीच में इनडायरेक्टली हम लिथोस्फीयर की ही बात कर रहे हैं, लिथोस्फीयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि आखिरकार ये लिथोस्फीयर है क्या, कैसे इसके बनाया जाता है या किस तरीके से ये बनी हुई होती है, कैसे ये बनती है, कौन कौन से इसके बीच में मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स अपना क्या रोल अदा करते हैं, वो सब इस लिथोस्फीयर में ही हम पढ़ेंगे। रॉक्स है क्या? सबसे पहला सवाल यही उठता है हमारे दिमाग के बीच में। तो अपने चारों तरफ देखो भाई, ज़मीन कैसी आपको नज़र आती है? सॉलिड नज़र आती है ना। और इस ज़मीन के ऊपर आपको पत्थर भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक्चुअल में रॉक हैं। क्या है वो? रॉक ही हैं। तो रॉक को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो रॉक को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? रॉक इज़ एनी नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास, कोई भी सख्त चीज़ जो हमारे आसपास हमको नज़र आ रही है जिससे ये ज़मीन बनी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। रॉक इज़ एनी नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास जिसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। तो मिनरल्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं या एग्रीगेट होते हैं तो वो रॉक को बनाते हैं, और यहाँ पर रॉक इकट्ठा होती हैं, फिर क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनती है। क्या बनती है? लिथोस्फीयर बनती है, या फिर हमारी ज़मीन बनती है। मैंने अब
अभी बात की थी कि रॉक्स के बीच में मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स हैं क्या? मिनरल्स को भी आपको डिफाइन करना है। मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पे इस ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। जहाँ पे ये मिनरल्स इकट्ठा हो जाएं, उस डिपॉजिट को हम ओर कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओर। तो जब हमको ज़रूरत होती है कि हमको मिनरल्स कहीं से निकालने होते हैं या मिनरल्स लेने की ज़रूरत होती है, तो हम किन को ढूंढने की कोशिश करते हैं? उनके डिपॉजिट्स को, उनके ओर को खोजने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ओर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ओर, मिनरल्स, रॉक्स, कहाँ पे पाए जाते हैं? लिथोस्फीयर के ऊपर ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये मिनरल्स जो होते हैं एक जगह पे इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा मिनरल्स के डिपॉजिट्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आके मिनरल्स को निकालने के लिए, सोना चांदी तांबा वगैरह निकालने के लिए वो मिनरल्स की खोज करते हैं, उनके ओर की खोज करते हैं, उनके डिपॉजिट्स की खोज करते हैं। ये कहाँ पर इकट्ठा कैसे हो जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ इन मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती होंगी, जिसको हम मीडियम कहते हैं, उसी मीडियम के बीच में ये चीज़ें इकट्ठा होती होंगी। ठीक है। जहाँ पर वो मीडियम इन चीज़ों को डाल देता होगा, वहीं पे और बन जाता होगा, वहाँ पर ये इनके डिपॉजिट्स बन जाते होंगे। तो मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं? कौन मीडियम का रोल अदा करता है? या तो वो हवा होती है, या फिर पानी होती है, या फिर सबसे बड़ा जो मीडियम है जिसकी वजह से ये जो मिनरल्स होते हैं या फिर इनके जो ओर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, तो वो मीडियम है, वो सबसे बड़ा मीडियम है लावा। ठीक है। क्या चीज़? लावा या फिर मैग्मा। ये मैग्मा ही है जो कि मीडियम का काम करता है मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। और जहाँ पर ये मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, वहीं पर उनके यानी कि मिनरल्स के डिपॉजिट्स बन जाते हैं और वहीं पे मिनरल्स के ओर बन जाते हैं। अब बात करते हैं मैग्मा की। मैग्मा क्या चीज़ है? मैग्मा आपने देखा होगा, ज़मीन जो होती है रॉक्स से मिलकर के बनी हुई है। किससे मिलकर के? रॉक्स से मिलकर के बनी हुई है। रॉक्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर की लेयर्स होती हैं वो गर्मी की वजह से और प्रेशर की वजह से लिक्विड में या फिर मोल्टन स्टेट में तब्दील हो जाती हैं। इसी को ही हम मैग्मा कहते हैं, जो कि क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड रॉक्स। अधिक गर्मी की वजह से, आपको पता है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है, कोर की तरफ जैसे जैसे चलते जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है, और उसी की वजह से अंदर की जो क्या कहते हैं उनको, रॉक्स जो होती हैं या मिनरल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं गर्मी की वजह से। और वही रॉक्स जो पिघले हुए हैं या वही मेटल्स, नॉन मेटल्स जो भी हैं वो अंदर जो पिघले हुए हैं, वो पिघले हुई फॉर्म में उनको हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा स्टेट में वो तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। अब आप ये जो मैग्मा है, आपको पता है ज़मीन के अंदर चलता है ये। ठीक है, ज़मीन के अंदर ये चलता है, तो जाहिर सी बात है जब ये चलेगा तो एक जगह से मिनरल को लेके जहाँ से ये फूटेगा वल्केनो की शक्ल में, जहाँ से ये निकलेगा वहाँ पर क्या करेगा? ये इस मैग्मा को फैला देगा। और मैग्मा के बीच में अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है, ओर्स हैं। तो इसीलिए मैंने मैग्मा को क्या कहा? मीडियम टू ट्रांसपोर्ट ओर्स और टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। तो मैग्मा ही वो सोर्स है, वो मीडियम है जो कि
मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। और मैग्मा ही सबसे अच्छा सोर्स भी है, किसका? मिनरल्स का और ओर्स का। ठीक है, अगर आप कहीं से मिनरल इकट्ठा करना चाहते हो तो आप कहाँ पर जाते हो? उन रॉक्स को ढूंढते हो जहाँ पर कभी मैग्मा गिरा हुआ था। वहाँ से आपको अच्छी खासी तादाद में ओर्स या फिर मिनरल्स मिल जाएंगे। तो मैग्मा जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वहीं पर इन मिनरल्स के ओर्स बन जाते हैं, डिपॉजिट्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं रॉक्स की। हम बात कर रहे थे, तो रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। रॉक्स की भी किस्में होती हैं या उनकी टाइप्स होती हैं। अब ये जो टाइप्स जो हैं या इनकी जो किस्में जो हैं वो किन के बेस के ऊपर हो सकती हैं? तो ये जो रॉक्स होती हैं इनकी जो किस्में होती हैं या फिर इनकी जो कैटेगरीज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, देयर केमिकल कंपोजिशन, या फिर उनकी फॉर्मेशन कैसी हुई है, उनके बेस के ऊपर रॉक्स की अलग अलग किस्में हो सकती हैं। मेनली रॉक्स की 3 ही किस्में होती हैं। नंबर 1 इग्निस रॉक, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स और नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 किस्में होती हैं रॉक्स की। बात करें इग्निस रॉक की। इग्निस रॉक है क्या? इग्निस का मतलब क्या होता है? इग्निस का मतलब होता है फायर फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी की वजह से जो रॉक बनी हुई है उसी को हम इग्निस रॉक कहते हैं। अब इग्निस रॉक को और डिटेल में अगर पढ़ें तो इग्निस रॉक है क्या? द रॉक विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ द लावा और मैग्मा ऑफ वोल्केनो। ठीक है, जब कभी वोल्केनो इरप्शन होता है, जब कभी भी ज्वालामुखी फूटता है, और ज्वालामुखी कब फूटता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं या फिर रॉक्स जो हैं गर्मी की वजह से पिघल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं, मोल्टन स्टेट में तब्दील हो जाती हैं। साथ ही साथ गर्मी की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये मोल्टन स्टेट हमेशा इस फिराक में रहती है कि इसको कहीं से रास्ता मिल जाए और ये फूट करके बाहर की तरफ, जब ये मोल्टन मटेरियल जिसको हम लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं, प्रेशर की वजह से पहाड़ों को या रॉक्स को तोड़ता हुआ, बीच में से रास्ता बनाता हुआ बाहर की तरफ जब निकलता है, ब्लास्ट के साथ में, धुएं के साथ में, गर्मी के साथ में, आग के साथ में, तो इसी को हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। ठीक है, और वो मुंह जहाँ से ये ज्वालामुखी या फिर लावा निकल रहा है, ठीक है, उसको हिंदी में हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वाला का मतलब होता है आग और मुख का मतलब होता है मुंह। तो जिस मुंह से आग निकल रही है उस वाले हिस्से को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को ही वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन में मैग्मा जो होता है सारा का सारा इस मुंह से होता हुआ बाहर की तरफ आग के साथ में निकल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये निकलता है आहिस्ता आहिस्ता करके ये ठंडा होना भी शुरू हो जाता है। ये निकला हुआ मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है और
थोड़ी दिनों के बाद में या थोड़े टाइम के बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाता है। तो वो जो सॉलिड स्टेट में ये जो मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ है, ठीक है, जो लेयर बनी है इस मैग्मा की आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन, वो लेयर क्या कहलाएगी? इग्निस रॉक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो इग्निस रॉक कहलाती है। तो इग्निस रॉक है क्या? द रॉक विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ लावा और मैग्मा। मैग्मा के ठंडे होने की वजह से या उसकी कूलिंग होने की वजह से जो रॉक बन करके तैयार हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इग्निस रॉक कहते हैं। जैसे इग्निस रॉक की दो एग्जांपल्स हैं, ग्रेनाइट और बसाल्ट। ठीक है, ये दोनों इग्निस रॉक की ही एग्जांपल है। अब ग्रेनाइट और बसाल्ट के बीच में फ़र्क क्या है? ये कैसे बनती हैं? दोनों की दोनों जो हैं कैसे बनती है? ग्रेनाइट कैसे बनता है क्या? दोनों ही इग्निस रॉक हैं, लेकिन ग्रेनाइट अलग तरीके से बनता है, बसाल्ट अलग तरीके से बनता है। कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ग्रेनाइट है, जिसको हम ग्रेनाइट कहते हैं, है तो ये बना हुआ मैग्मा से ही, लेकिन ये मैग्मा जो है कभी भी अर्थ के बाहर नहीं आता। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, या वोल्केनो इरप्शन होती है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, ठंडा होता है, और तब जाके वो ज़मीन के ऊपर जा कर के सॉलिडिफाई होता है और इग्निस रॉक में तब्दील हो जाता है। नॉर्मली यही होता है। लेकिन ग्रेनाइट जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो अंदर का मैग्मा है वो बाहर नहीं निकलता है, वो फूटता नहीं है, वोल्केनो इरप्शन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि यही मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है। मतलब जैसे ये मैग्मा यहाँ पर है, बाहर जाने का इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन आसपास में कुछ खाली जगह है जहाँ जा कर के ये मैग्मा फंस जाता है और वहीं पे ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा हुआ मैग्मा बाहर नहीं निकला है, ज़मीन के बाहर नहीं निकला, कहाँ है? ज़मीन के अंदर ही है। ज़मीन के अंदर ही छोटे छोटे सुराखों में घुसा हुआ है और वहीं पे ये ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से जो भी इग्निस रॉक बनती है, ठीक है, उसको हम ग्रेनाइट कहते हैं। और ये लाइट कलर की होती है। किस कलर की होती है? लाइट कलर की होती है। ये ज़्यादा काली या फिर ज़्यादा ग्रे कलर की नहीं होती है, ये मतलब थोड़ी लाइट कलर की होती है, इसीलिए इसको ग्रेनाइट कहते हैं। ये ग्रेनाइट होती है। और बनने का तरीका तो आपने देख ही लिया, ये ज़मीन के बाहर कभी निकलती ही नहीं, ज़मीन के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, मैग्मा जब ज़मीन के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे बनने वाली जो रॉक होती है उसको हम ग्रेनाइट कहते हैं। दूसरी तरफ बसाल्ट की अगर बात करें तो बसाल्ट जो है ये भी एक इग्निस रॉक ही है। ठीक है, बसाल्ट जो है ये भी एक इग्निस रॉक ही है, लेकिन ये रॉक जो होती है लावा के ज़मीन से बाहर निकलने पर, उसकी कूलिंग होने पर बनती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब मैग्मा ज़मीन से बाहर निकल आता है, पहाड़ों के ज्वालामुखी के बाहर निकल आता है या वोल्केनो इरप्शन से बाहर निकलता है और बाहर आकर ठंडा होता है, तब जाके जो लेयर बनती है, सॉलिडिफाई होती है, उस लेयर को या उस सॉलिडिफाइड रॉक को हम बसाल्ट कहते हैं। और ये ज़मीन के ऊपर जाके बनती है, ना कि ज़मीन के अंदर। इसीलिए कभी कभी हम ग्रेनाइट को इंट्रूसिव इग्निस रॉक कहते हैं और बसाल्ट को एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव का मतलब इनसाइड में ही, ठीक है, जो अंदर ही रह जाती है। ठीक है,
जो रॉक अंदर ही बन जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही पेनेट्रेट करने पे, अंदर ही ज़मीन के अंदर की लेयर के बीच में ही पेनेट्रेट करने से, सॉलिडिफाई होने से जो बनती है, उसको हम इंट्रूसिव इग्निस रॉक कहते हैं। दूसरी तरफ बसॉल्ट जो है एक्सट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक है। क्यों है ये एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक? क्योंकि ये ज़मीन के बाहर निकल आ जाती है और तब बाहर जाके ठंडी होने पे ये बनती है, इसलिए इसको एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक भी कहते हैं। अब देखो इन दोनों के यूज़ देख लेते हैं, ग्रेनाइट के और बसाल्ट के। तो ग्रेनाइट जो है सॉलिड मटेरियल है और लाइट कलर का होता है, जिसका यूज़ जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे किया जाता है। साउथ के बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो कि ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इस ग्रेनाइट का इस्तेमाल हम घरों के अंदर भी करते हैं, किचन की शेल्फ बनाने के लिए करते हैं या फ्लोरिंग के लिए भी करते हैं। दूसरी तरफ बसाल्ट जो होता है ये बहुत ही सॉलिड मटेरियल है, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। इसका इस्तेमाल छोटे छोटे टुकड़े करके सड़क के ऊपर या सड़क का जो टॉप है उसको बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें हम टार के साथ इसकी छोटे छोटे चंक्स को मिक्स करके सड़क का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बनाने का काम करते हैं, सरफेसिंग के काम में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स के बीच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हार्ड मटेरियल होता है। तो ये तो था इग्निस रॉक्स के बारे में। बात करते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक्स की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ रॉक। पहले कौन सी पढ़ी? इग्निस रॉक। अब किसको पढ़ने जा रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक। बनती कैसे है? सेडिमेंट्स से, क्योंकि नाम ही सेडिमेंट्री है तो सेडिमेंट्स से ही बनेगी। ये सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? आपने देखा होगा कि जो भी पुरानी रॉक्स हैं, चाहे वो इग्निस रॉक है, चाहे और किसी भी किस्म की रॉक है या पत्थर हैं, कुछ भी है, जब वो हवा की वजह से, पानी की वजह से या फिर बारिश की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। वही छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हवा के साथ में या पानी के साथ में बह करके समंदर के बीच में पहुंचते हैं तो वो समंदर के बॉटम पे, तले के ऊपर बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके बॉटम पे बैठ जाते हैं भारी होने के कारण। टाइम के साथ में क्या होता है? उसके ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाती है। पहले सीज़न में एक लेयर बनी, उसके थोड़े टाइम के बाद में उसके ऊपर दूसरी लेयर बन जाएगी सेडिमेंट्स की, उसके थोड़े टाइम के बाद में तीसरी लेयर बन जाएगी। तो जैसे ही उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं तो नीचे वाली लेयर के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से नीचे वाली लेयर्स जो होती हैं वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं। इस तरीके से जो भी सॉलिडिफाई रॉक बनती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हो सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से भी ये सेडिमेंट्स आ सकते हैं। जो रॉक्स या फिर ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से बनती हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेडिमेंट्स से बनती है, उनकी हड्डियों के चूरे से बनती हैं, ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स को हम बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स दो किस्म की होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेडिमेंट्स से बनी हुई, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेडिमेंट्स से बनी हुई।
ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेडिमेंट्स से बनी हुई, उनके हड्डियों से बनी हुई जो रॉक होती है उनको हम बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल है लाइमस्टोन। ठीक है, जिसकी एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन है। अब ये लाइमस्टोन कैसे बनता है, जो भी सी लेवल पे शेल होते हैं, शेल समझते हो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उनका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, स्केलेटन जो होता है, वो कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम से बना हुआ होता है। जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, दब जाते हैं, या उनके शेल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, उनकी डिपोजिशन से जो भी रॉक बनेगी दैट विल बी कॉल्ड बायोजेनिक सेडिमेंट, बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो लाइमस्टोन इसकी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल जो बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक की है दैट इज़ कोल। कोल का तो आपको पता है, जिसका आप फ्यूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनता है वो, बहुत टाइम पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, खास करके प्लांट्स जो थे ज़मीन के अंदर दब गए थे, वो प्रेशर और गर्मी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लैक मटेरियल में, ब्लैक सॉलिड में तब्दील हो गए, जिसको हम कोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोल कहते हैं। तो ये जो कोल है ये भी एक बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है वो, बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक। कोल नहीं, कूक, ठीक है, कूक है वो। तो बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन की अगर बात करें, ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन ये समंदर पे नहीं बनती है, ये ज़्यादातर बनती है ऐसे एरियाज जो कि डेजर्ट हैं या फिर रेगिस्तान हैं। हवा की वजह से सैंड के पार्टिकल जब एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लेयर बाय लेयर एक जगह पे डिपॉजिट्स होते रहते हैं। एक लेयर आई, दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, फिर चौथी लेयर आई, तो फिर से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। अंदर वाली लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर की वजह से वो लेयर सॉलिडिफाई हो जाती है और एक रॉक में तब्दील हो जाती है, जिसको हम सैंडस्टोन कहते हैं। और ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक की एक किस्म है। ठीक है, और ये जो होती है नॉन बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक होती है। अब तीसरी किस्म की बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक की, दैट इज़ शेल। शेल भी आपने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो खप्पर कहते हैं या फिर उनको स्लेट भी कहते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल अक्सर अपने छत के तौर के ऊपर पुराने ज़माने में देखा होगा, छत डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे वो। तो है क्या ये शेल, शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, जो कब बनती है, जब मड के इसको कहते हैं, मिट्टी और पानी जब मिलता है तो मड बनता है। ठीक है, मड, उसके बीच में सिल्ट मतलब छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, और साथ ही साथ क्ले, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। जब ये तीनों चीज़ें जो होती हैं एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं तो प्रेशर की वजह से ये भी सॉलिडिफाई हो जाती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। तो उस तरीके से जो हमारे पास रॉक बन करके तैयार होगी सॉलिडिफिकेशन के बाद में, दैट रॉक इज़ कॉल्ड शेल। और ये है क्या, सेडिमेंट्री रॉक की ही एक किस्म है। अब इस शेल की एक ख़ास बात होती है, और वो ख़ास बात ये है कि इसमें लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं जब हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं या इसको थोड़ा सा किसी हार्ड मटेरियल के साथ में तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो लेयर्स अलग हो जाते हैं। उन्हीं लेयर्स को ही हम स्लेट के तौर पे या फिर खपरेल या कह लो, या फिर छत के ऊपर डालने वाला मटेरियल कह लो, उसके तौर के ऊपर उसको हम यूज़ करते हैं।
इसके अलावा एक चौथी किस्म भी होती है सेडिमेंट्री रॉक की, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये जो रॉक सॉल्ट होता है ये भी सेडिमेंट्री रॉक की ही एक किस्म होती है। अब ये रॉक सॉल्ट सेडिमेंट्री रॉक है क्या? आपने देखा होगा समंदर के बीच में या समंदर का पानी जो होता है अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेके आता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी क्या होता है? नमकीन होता है। जब कहीं पे ये समंदर का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और गर्मी की वजह से जब ये सूखता है तो वहाँ पर वही सॉल्ट सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टल्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और उसी सॉलिडिफाइड स्टेट को ही, उसी सॉल्ट की सॉलिडिफाइड स्टेट्स को ही हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। और ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक की ही एक किस्म होती है। इसी रॉक सॉल्ट का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? खाने में करते हैं। जो सॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो भी रॉक सॉल्ट से ही निकाला जाता है। पांचवी किस्म जो होती है सेडिमेंट्री रॉक की, दैट इज चॉक। अब ये चॉक जो है ये भी एक बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हड्डियों की डिपोजिशन से, उनके सेडिमेंट्स से बनी हुई हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हड्डियों के सेडिमेंट्स जब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो प्रेशर की वजह से वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, और उसी सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो रॉक बन करके तैयार होती है उसको हम चॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चॉक। और चॉक का तो आपको पता ही है, इसके बीच में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आगे जाके अलग अलग चीज़ों के बीच में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका नॉर्मली इस्तेमाल हम लिखने के लिए भी करते हैं। बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए चॉक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सेडिमेंट्री रॉक की ही एक किस्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने कहाँ तक किया? रॉक्स की दो किस्में पढ़ी हैं, जिसमें हमने इग्निस रॉक्स की टाइप्स, सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स को पढ़ा है। आगे जाके हम तीसरी किस्म को भी पढ़ेंगे, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में हम इसको कल करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है? जब कोई भी रॉक, चाहे वो इग्निस रॉक है, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक है, इन दोनों में से कोई भी रॉक जब प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से अपनी शक्ल को, अपनी फॉर्म को, अपनी प्रॉपर्टी को बदल लेती है और एक अलग ही तरह की स्टेट में चली जाती है, अलग ही तरह की फॉर्म में चली जाती है, तब्दील हो जाती है, इस तरीके से बनने वाली जो रॉक होती है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटा का मतलब ही यही होता है। मेटा का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ्स का मतलब फॉर्म्स, चेंजेस। तो जब अलग बदलाव आने की वजह से, किसी भी रॉक के बीच में बदलाव आने की वजह से वो किसी और ही किस्म की फॉर्म में या और ही किस्म की रॉक की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका मार्बल। मार्बल जो है ये सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक में भी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशंस या डिपॉजिट्स जहाँ पर भी होते हैं, उनको जब बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है तो वो अपनी फॉर्म को तब्दील कर लेते हैं, और फॉर्म तब्दील करने के बाद में वो किस में तब्दील हो जाते हैं? मार्बल में तब्दील हो जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अपनी पेरेंट रॉक से डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, या इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।